हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे द सल्तनत पीरियड का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 100 years, द लॉन्गेस्ट डायनेस्टिक रूल इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो तुगलक डायनेस्टी थी उसने इंडिया के ऊपर करीब 100 सालों तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा था कि किसी एक डायनेस्टी ने इतने लंबे टाइम तक शासन किया हो। घियासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325। हमने पहले भी पढ़ा कि घियासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो खुसरो मलिक आया था उसको हराकर तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। Ghiyasuddin Tughlaq was the first ruler of the Tughlaq dynasty. He put down the rebellions and strengthened the Sultanate by restoring peace and order. He died in an accident and his son Jana Khan succeeded him under the title Muhammad bin Tughlaq. तो जो घियासुद्दीन तुगलक था वो फर्स्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का और उसने वो बहुत ही अच्छा रूलर था। उसने सबसे पहले तो जो रिबेलियंस है दैट इज़ जो उनके अगेंस्ट जो लोग थे उन सबको अपने फेवर में किया, उन सबको शांत किया और फिर उसके बाद अपनी जो सल्तनत है उसको स्ट्रेंथन किया। उसने जो पीस और ऑर्डर को मेंटेन किया अपनी सल्तनत में। फिर एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई 1325 में और जो उनका बेटा था जाना खान उसने वो गद्दी पर बैठा और उसने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। मोहम्मद बिन तुगलक हु असेंडेड द थ्रोन इन 1325 was a powerful Tughlaq ruler. Ibn Battuta wrote a lot about him in his travelogues and noted that the Sultan was a man much ahead of his times, who had great ideas and grandiose plans which failed because the common people could not relate with them. He tried to introduce many administrative reforms. He had 5 ambitious projects. Taxation reforms in the Doab 1326, transfer of capital 1327, introduction of token currency 1329, Khorasan expedition 1329 और कुराचिल एक्सपेडिशन 1330। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने वो गद्दी पर बैठा 1325 में और वो बहुत ही पावरफुल तुगलक रूलर था। उस टाइम पर जो ट्रेवलर था इब्न बतूता उसने अपने ट्रेवलॉग में लिखा भी था कि सुल्तान जो है उसके पास वो बहुत अच्छा रूलर है, उसके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है और उसके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी वो फेल हुआ क्योंकि जो कॉमन मैन था वो कभी भी उन आइडियाज़ के साथ रिलेट नहीं कर पाया, वो उन आइडियाज़ को समझ नहीं पाया। उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी जिसमें से 5 उसके मेजर प्रोजेक्ट्स थे। टैक्सेशन रिफॉर्म्स इन दोआब जो 1326 में आया था, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327 में, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1329 में, खुरासन एक्सपेडिशन 1329 में और कराची एक्सपेडिशन 1330 में। अब ये सब क्या है इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्सेशन रिफॉर्म इन द दोआब। टैक्सेशन इन द दोआब वॉज इंक्रीज टू क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ द रेन ऑफ द सुल्तान. However, the taxes were increased at the time when there was a famine in the Doab owing to the failure of the rain. The peasants, instead of paying taxes, abandoned their lands and adopted highway robbery. The tax collectors continued to collect taxes by oppression, which resulted in widespread revolts. Thus, this scheme of the Sultan failed miserably. तो जो सबसे पहला उसका रिफॉर्म था टैक्सेशन रिफॉर्म दोआब का, जो उसने 1326 में इंट्रोड्यूस किया था। तो उस टाइम क्या हुआ 1326 में उसको अपनी इनकम जो है वो इंक्रीज़ करनी थी, जनरेट करनी थी, तो उसने टैक्स लगा दिया। अब उसकी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई कि जिस टाइम उसने टैक्स लगाया उसी टाइम सूखा भी पड़ गया और जो उसके टैक्स कलेक्टर्स थे उन्होंने लोगों को परेशान करके टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की और उसकी वजह से ये हुआ कि जो लोग थे पहले तो टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोगों के पास पहले ही फसल नहीं थी कि वो टैक्स पे कर पाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं
वो अपनी लैंड छोड़कर चले गए और फिर हाईवे पे रॉबरी करने लगे। दैट इज़ हाईवे से जो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स या जो लोग गुजरते थे उनको वो लूटने लगे। और दूसरी तरफ जो टैक्स कलेक्टर से परेशान हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये स्कीम जो है बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। Transfer of capital. In 1327, Muhammad Tughlaq attempted to transfer the capital from Delhi to Devagiri, which was renamed Daulatabad. The desire of safeguarding the capital from the Mongol invasions from the northwest, the necessity of consolidating the empire in the south, and the temptation to utilize the rich resources of the south were primary reasons for the transfer of the capital. The entire population of Delhi was ordered to leave and the city was laid bare. The long and arduous journey from Delhi to Daulatabad was an extremely tormenting experience for the people of Delhi. This scheme of the Sultan failed massively when he realized the impossibility of protecting the empire's northwestern borders from the Deccan. The entire population was then ordered to return to Delhi. फिर 1327 में उसने ये डिसाइड किया कि उसको अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाहिए। तो कैपिटल शिफ्ट करने के रीजंस क्या थे, तो एक तो जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से मंगोल्स के आक्रमण का हमेशा एक डर बना रहता था, तो उससे ये हो गया कि अपनी कैपिटल नॉर्थ में रखो ही मत। दूसरा रीज़न ये था कि जो साउथ है वो वहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर वो साउथ पे अपना कब्जा कर ले तो एक तो उसका एम्पायर जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो साउथ इंडिया पे भी कब्जा कर सकता है, और दूसरी बात जो साउथ के बहुत रिच रिसोर्सेज है उनको वो यूटिलाइज कर पाएगा। तो इस तरह से वो रिच भी हो जाएगा और पावरफुल भी हो जाएगा। लेकिन जो पूरा इतना बड़ा डिस्टेंस था, दिल्ली से दौलताबाद तक का जो डिस्टेंस था, दौलताबाद जो है वो रीनेम है, वो बेसिकली उस टाइम पर उसको देवागिरी बोला जाता था। तो ये जो डिस्टेंस था ये बहुत बड़ा था। उन्होंने सारे लोगों को बोल दिया कि सारे लोग, जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली खाली करके सारे देवागिरी, दैट इज़ आज के दौलताबाद में शिफ्ट हो जाओ। तो अब इतनी बड़ी जर्नी से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे और वो फिर सुल्तान को कोसने लगे कि मतलब उसने फालतू इतना ट्रैवल करवाया, इतनी दुख तकलीफ़ें झेली, और फिर उसके बाद वो फेल भी हो गया क्योंकि उस टाइम पर वो जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर थी वहाँ से वो डेक्कन की तरफ से जो अटैक्स हो सकते थे उनसे वो अल्टीमेटली अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली जो उनके रीजंस थे कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो वो भी वो नहीं कर पाए। तो इस वजह से ये भी एक फेल हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को बोला कि वापस दिल्ली चलो। तो पहले दिल्ली से दौलताबाद जाना और फिर उसके बाद दौलताबाद से वापस दिल्ली जाना। तो दिस जर्नी वॉज वेरी टॉर्मेंटिंग फॉर द पीजेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उसके बाद उन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की 1329 में। द सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉइन्स ड्यूरिंग हिज रेन एंड फिक्स्ड अप देयर रिलेटिव वैल्यूज। The remarkable feature of the coinage system was the introduction of token currency and issue of copper and brass coins in 1329, since silver was in short supply. The Sultan made these token coins legal tenders and kept their value at par with gold and silver coins. He established mints in the cities like Delhi, Lucknow, Salgaon, Darul Islam, Sultanpur, Tughlaqpur, Daulatabad, etc. He launched the coins without taking any precaution against forgery. The market was flooded with fake coins. In this situation, the Sultan had to withdraw all the copper coins, which caused a huge loss to a royal treasury. In addition to this, foreign trade suffered as nobody accepted the token currency. The Sultan also had to pay 1 silver coin for each copper one returned to the treasury. This scheme of the Sultan also proved to be a grand failure. तो अब सुल्तान ने 1329 में क्या किया, उन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की। उस टाइम पर सिल्वर की शॉर्टेज होने लगी थी, तो उन्होंने उस टाइम पे नए टोकन कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। अब टोकन कॉइन इंट्रोड्यूस करने से ये तो हुआ कि एक नया कॉइनेज सिस्टम आया, लेकिन उसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉस हुआ। अब वो लॉस कैसे हुआ, तो जब 1329 में उन्होंने कॉपर और ब्रास कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया तो एक प्रॉब्लम ये हुई
कि उन्होंने जो वैल्यूएशन किया था वो खुद किया था, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये प्रिकॉशन नहीं रखा था कि फोर्जरी ना हो पाए, दैट इज़ कोई और उन कॉइन्स को बनाकर और मार्केट में नकली कॉइन्स ना इंट्रोड्यूस कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, कॉपर और ब्रोंज के कॉइन्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, और उसके लिए बहुत सारे मिंट्स भी इस्टेब्लिश किए। मिंट्स मतलब वो जगह पर जहाँ पर कॉइन्स जो हैं मिंट किए जाते हैं, मतलब कि जैसे कॉपर कॉइन है तो कॉपर को पिघला के उससे कॉइन बनाने का जो प्रोसीजर है, तो वो फैक्ट्री जो होती है कॉइन बनाने की, आप बोल सकते हो एक फैक्ट्री है, उसको मिंट बोला जाता है, जिसको कॉइन मिंट बोला जाता है। तो उन्होंने उन कॉइन्स को लीगल टेंडर तो बना दिया, और उसकी वैल्यू जो है वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के इक्विवेलेंट रख दी। और फिर उन्होंने बहुत सारे मिंट इस्टेब्लिश किए दिल्ली में, लखनौती, सलगांव, दुरुल इस्लाम, सुल्तानपुर, तुगलकपुर, दौलताबाद, इन सब जगहों पर उन्होंने उसकी फैक्ट्रीज दैट इज़ मिंट इस्टेब्लिश किए। फिर उसके बाद उन्होंने ये कॉइन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रिकॉशन नहीं लिया कि फोर्जरी हो पाएगी, किसी ने नकली कॉइन ले आया, तो फिर वही प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारे लोगों ने कॉइन्स खुद अब वो कॉइन्स जो थे वो कॉपर और ब्रोंज के थे, एंड दीज वर इजीली अवेलेबल मिनरल्स। तो लोगों ने अपने ही घर में मेटल्स को पिघला कर, दैट इज़ उनके पास जो बर्तन थे कॉपर या ब्रोंज के जो बर्तन थे उनको पिघला कर और उससे कॉइन बना दिए। तो इससे नकली कॉइन्स जो हैं वो बहुत सारे आ गए मार्केट में, और उनकी वैल्यू जो थी वो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के इक्विवेलेंट थी। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि अब अगर किसी और ट्रेडर के साथ, जैसे आप विद इन द टेरिटरीज तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, टोकन कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, और उनको आपने वैलिड टेंडर्स भी, लीगल टेंडर्स भी उसको घोषित कर दिया, तो ठीक है, आपकी टेरिटरी में तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के व्यापारी हैं, जो बाहर के मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो तो इन कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंट्री में या उनकी टेरिटरी में ये कॉइन्स जो हैं वो नहीं चल सकते थे, वहाँ पर वो लीगल टेंडर नहीं था। तो इससे उनका फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत बुरी तरह से सफ़र हुआ, क्योंकि कोई भी इन टोकन कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो अगेन दिस स्ट्रेटजी वॉज ऑल्सो अ फेलियर। फिर सुल्तान को वो वापस कॉइन्स जो हैं वो वापस लेने पड़े, और फिर वो कॉइन्स के अगेंस्ट में उनको सिल्वर कॉइन्स भी देने पड़े। जैसे पुरानी करेंसी बैंक वापस लेती है तो उसके अगेंस्ट आपको वो न्यू करेंसी देती है, तो उसी तरह से तुगलक को भी जब उसने पुराने कॉइन्स विड्रॉ किए तो उसको नए कॉइन्स इशू करने पड़े मार्केट में। तो उसकी वजह से उसकी ट्रेजरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पहले तो वो पूरी कॉस्ट मिंटिंग की, और फिर उसके बाद वो उसको रीइम्बर्स करने की कॉस्ट, तो उसका खजाना जो है इससे काफ़ी खाली हुआ। सो दिस वॉज अ ग्रेट फेलियर। Khorasan expedition. Muhammad bin Tughlaq also had the ambition to expand his empire up to Central Asia. For this purpose, he recruited a large number of soldiers and equipped them with weapons and supplies. He even paid their salary for 1 year in advance. However, this expedition was given up because this was later thought to be an impossible mission, which could result in unacceptable cost to the Sultanate and misery to the soldiers. These new soldiers were disbanded. फिर उसके बाद हुआ खुरासान एक्सपेडिशन 1329 में। उसमें क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को वो ये चाहते थे कि अपना एम्पायर जो वो है वो सेंट्रल एशिया तक उसको एक्सपांड करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को आर्मी में रिक्रूट किया, बहुत सारे लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया, उनको बहुत सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए, उनके लिए वेपन्स भी लाए, उनको रिसोर्सेज दिए, इवन उनको 1 साल की सैलरी जो है वो एडवांस में दी गई। तो उसकी वजह से ट्रेजरी जो है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत सारा खजाना खाली हुआ। और फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, मतलब सोल्जर्स आ गए, उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनको 1 साल की सैलरी दे दी गई, उसके बाद उनको ये लगा कि ये एक्सपेडिशन जो है ये इम्पॉसिबल है। वो सेंट्रल एशिया पे अगर अटैक करने जाते हैं और वहाँ पर अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो वो कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, उल्टा इस वॉर्स में जो कॉस्ट आएगी उससे उनकी सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो उन्होंने ये आइडिया, वॉर शुरू करने से पहले ही उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी तक जो कॉस्ट लग चुकी थी, नए सोल्जर्स को हायर करना, उनके लिए वेपन्स लेना, उनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट, उनको जो रिसोर्सेज दिए गए, सप्लाईज दी गई, उनकी कॉस्ट, और उनको जो 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी गई, तो इस सब की वजह से खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये भी जो है
एक बड़ा लॉस हुआ था उनके एम्पायर को। Karachil expedition. In order to secure the northern frontiers of the Sultanate, the Sultan sent an army to Kangra region, Himachal Pradesh and Tibet. This was also not considered a good decision. फिर उसके बाद कराचिल एक्सपेडिशन हुआ 1330 में, वो भी एक गलत डिसीजन साबित हुआ। अब क्या हुआ था, नॉर्दर्न फ्रंटियर से अपने सल्तनत को सिक्योर करने के लिए सुल्तान ने अपनी आर्मी जो है वो कांगड़ा रीजन में भेजी। कांगड़ा रीजन मतलब हिमाचल प्रदेश की तरफ भेजी और तिब्बत की तरफ भेजी। लेकिन ये भी एक गलत डिसीजन प्रूव हुआ। ये गलत डिसीजन क्यों प्रूव हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। As a ruler, Muhammad Tughlaq was devoted and extremely laborious, but he proved to be a failure. He gained no success in any field of administration during the 26 years of his rule. His schemes made him unpopular with his nobles, the ulema, and the common people. As a consequence, he began to lose control over his empire, and revolts broke out in Bengal, Gujarat, Warangal, etc. Two independent and powerful kingdoms came up in the south, Vijayanagar and Bahmani. He died while campaigning in Sindh. He was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. तो एज अ रूलर जो मोहम्मद तुगलक थे वो बहुत डिवोटेड थे, उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा फेल हुई। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहे, कुछ उनकी गलतियां रहीं, कुछ रीजंस थे जिनको वो देख नहीं पाए। उन्होंने पॉलिसीज़ तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो ये देख नहीं पाए कि उन पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से वो जो हैं वो एकदम अनपॉपुलर होने लगे। उन्होंने शासन तो किया 26 ईयर्स तक, लेकिन उसमें कुछ भी एक भी जगह उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। तो इस वजह से जो लोग थे वहाँ के वो उनसे नाराज़ होने लगे। फिर चाहे वो नॉबल्स हों, चाहे उलेमास हों, चाहे वो कॉमन पीपल हों। नॉबल्स मतलब इन्फ्लुएंशियल पीपल, उलेमा मतलब इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस पीपल, मतलब ऐसे रिलीजियस पीपल जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो कि रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सबसे हेड होते हैं पंडित जी। अगर हम दरगाह जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो वहाँ के हेड जो होते हैं वो काजी साहब होते हैं। तो जो ऐसे हेड्स होते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस के, उनको बोला जाता है उलेमा, जो कि धर्म को फॉलो करवाते हैं आपसे। और उसके अलावा जो कॉमन पीपल थे उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी तुगलक के राज में, तो इवन दे वर नॉट हैप्पी। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि बंगाल, गुजरात, वारंगल सब जगह पर ना उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट्स होने लगे, और दो पावरफुल किंगडम उस टाइम उभर कर सामने आए, विजयनगर और बहमनी, और ये दोनों जो थे वो साउथ इंडिया के थे। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई जब वो सिंध में कैंपेन कर रहे थे, और फिर उसके बाद शासन संभाला उनके कजिन फिरोज शाह तुगलक ने। This was the third part of the chapter, the Sultanate period. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and also check the description box below for the links of other videos. Thank you everyone.